हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट जैसा जानते हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का सिलेबस है और इसमें हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं, एसी सर्किट थ्योरम और डीसी सर्किट थ्योरम। और अब पढ़ रहे हैं हम स्टूडेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी हम आज पढ़ने वाले हैं डैम्पिंग टॉर्क इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था 3 तरीके के टॉर्क होते हैं एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम डैम्पिंग टॉर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम डैम्पिंग टॉर्क पढ़ेंगे। स्टूडेंट अगर पीछे के वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को अपने शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक डैम्पिंग टॉर्क इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने बात किया था भाई कि 3 तरीके के टॉर्क क्या क्या थे, तो उसको ज़रा सा देखते हैं। तो 3 तरीके के जो टॉर्क थे उसको हमने जो बात किया था स्टूडेंट, वो आपके थे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जल्दी से एक क्विक रिव्यू, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में हमने देखा था एक जल्दी से क्विक रिव्यू स्टूडेंट, कि पॉइंटर को 0 से मूव कराता है। कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट लगता है, और जहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होता है वही हमारे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग होती है। अब तीसरे टॉर्क की हमें ज़रूरत क्यों है, डैम्पिंग टॉर्क की हमें ज़रूरत क्यों है, आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। जो 3 ये बेसिक तरीके के टॉर्क है स्टूडेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है। तो चलिए डैम्पिंग टॉर्क को शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए सुन, ये जो स्लाइड में आपके बगल में जो स्लाइड चल रही है ये हमारे वेबसाइट पे ये पोस्ट है जो टॉर्क इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस पोस्ट को देख सकते हैं। तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, आप वेबसाइट से नोट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ बस चीज़ों को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर डैम्पिंग टॉर्क की हमें ज़रूरत क्यों है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में स्टूडेंट, हमें डैम्पिंग टॉर्क की ज़रूरत क्यों है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमने मान लिया कि भाई कि पॉइंटर एक जगह फिक्स हो गया। जैसे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट कि अगर आपका ये डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पॉइंटर की रीडिंग इस तरीके से है, इनपुट रीडिंग इस तरीके से है कि पॉइंटर को यहाँ जाने के बाद रुक जाना चाहिए। मतलब 0 से जब पॉइंटर यहाँ पे घूमे, इतना घूमे स्टूडेंट, तो उसको रुक जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट कि जैसे ही पॉइंटर अपने रीडिंग वाले वैल्यू तक पहुँचता है, यानी जहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क एक दूसरे के इक्वल होते हैं वहीं रीडिंग होती है। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट, क्योंकि वो स्पीड के साथ उस पॉइंट तक पहुंचता है जहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक दूसरे के इक्वल होते हैं स्टूडेंट, इसकी वजह से क्या करता है कि भाई उसका इनर्शिया ऑफ मोशन पॉइंटर को आगे ले जाता है। अब आगे ले जाता है तो फिर कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ जाता है, फिर वो पॉइंटर पीछे आने की कोशिश करता है, पीछे आता है, फिर उस रीडिंग वाले वैल्यू पर नहीं रुकता, फिर उसने पीछे के डायरेक्शन में मोशन गेन कर लिया है, फिर पीछे चले जाता है, अगेन वो पीछे जाता है, फिर अब की बार डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ता है, फिर उसको आगे लेके जाता है। तो इस तरीके से जो रीडिंग वाली वैल्यू है, उसके ऊपर ये ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे सिचुएशन में हमें एक ऐसे टॉर्क की, जैसे मान लीजिए मैं रीडिंग ले रहा हूँ, अब पॉइंटर अपने रीडिंग तक पहुँच गया लेकिन उसी के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो मुझे एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी बच्चों, एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी। तो उस सिचुएशन में मुझे एक ऐसे टॉर्क की ज़रूरत है कि पॉइंटर जैसे अपने रीडिंग पे पहुँचे, ये जो डैम्पिंग वाला काम है ना वो कम हो जाए। अब इसमें एक बात याद रखना है स्टूडेंट कि डैम्पिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर देनी है कि ये इंस्ट्रूमेंट के रीडिंग को ही अफेक्ट करने लगे, डैम्पिंग इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी है। तो इसी को बोल रखा है स्टूडेंट, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ए डैम्पिंग फोर्स इज़ वन विच एक्ट ऑन द मूविंग सिस्टम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ओनली व्हेन इट इज़ मूविंग ऑलवेज अपोजिट इट्स मोशन। तो इसका मतलब डैम्पिंग टॉर्क तभी लगना चाहिए जब तक पॉइंटर मूव कर रहा है, जैसे पॉइंटर रुका डैम्पिंग टॉर्क हटना चाहिए। मतलब ये मोशन को अपोज करना चाहिए, चाहे आगे का मोशन हो चाहे पीछे का मोशन हो। तो इसका मेन पर्पज़, सोल पर्पज़ वही है स्टूडेंट कि स्टेबलाइज करना, उसको रीडिंग के अबाउट स्टेबलाइज करना। तो इसलिए लिखा हुआ स्टूडेंट कि स्टेबलाइज करता है डैम्पिंग फोर्स, ताकि पॉइंटर जो है रेस्ट कर जाए क्विकली, अपने फाइनल जो उसकी रीडिंग है वो रेस्ट कर जाए। नहीं तो इनर्शिया के कारण, पॉइंटर जो है स्टूडेंट ऑसिलेट करेगा। इनर्शिया के कारण अपना पॉइंटर जो है फाइनल रीडिंग के अबाउट, जो इसका फाइनल रीडिंग है उसके अबाउट ये ऑसिलेट करेगा, और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए क्या चाहते हैं हम कि भाई पॉइंटर पहुँचे अपने फाइनल रीडिंग के अबाउट और रुक जाए। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट डेड बीट। देखिए नीचे लिखा हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं स्टूडेंट, इसी कंडीशन को कि पॉइंटर अपने फाइनल वैल्यू पे पहुँचे,
जैसे अपने फाइनल वैल्यू पे पहुँचे और रुक जाए स्टूडेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेड बीट। मतलब फाइनल पे पहुँचे, रीडिंग अटेन हो, बिल्कुल ऑसिलेट ना करे, तुरंत रुक जाए, इसी कंडीशन को हम कहते हैं डेड बीट। ठीक है स्टूडेंट। तो डैम्पिंग फोर्स के बारे में मैंने बता दिया। डैम्पिंग फोर्स इतना होना चाहिए, मूवमेंट को अपोज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये कंट्रोलिंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करे या इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग को अफेक्ट करे। ठीक है ना, समथिंग ऐसा होना चाहिए। तो इसे डेड बीट समझ लीजिएगा। डेड बीट कंडीशन क्या है स्टूडेंट, रीडिंग इक्वल हो, जैसे ही पॉइंटर रीडिंग पे पहुंचे स्टॉप हो जाए, ऑसिलेट बिल्कुल ना करे। अगर ऐसा कोई मशीन है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो वो इंस्ट्रूमेंट डेड बीट है, मतलब तुरंत रीडिंग पे पहुंचा, रुक गया वहीं पे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भाई डैम्पिंग कैसे होगा, जो डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग टॉर्क हमको प्रोड्यूस करना, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें 3 तरीके हैं हमारे पास डैम्पिंग टॉर्क या डैम्पिंग फोर्स को प्रोड्यूस करने का। तो उसमें सबसे पहला एयर फ्रिक्शन है स्टूडेंट। दूसरा है हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन, उसके बाद हम एडी करंट को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम एयर फ्रिक्शन को देखेंगे। भाई एयर फ्रिक्शन का यूज करके कैसे हम पॉइंटर को एक पॉइंट पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे एयर फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट, एयर फ्रिक्शन में क्या है। एयर फ्रिक्शन में ये जो आप मेथड देख रहे हैं, एक मेथड ये और एक मेथड ये, उसी का डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, उसी का डायग्राम बना। इसमें हो क्या रहा है, जैसे स्टूडेंट ये पिस्टन है, ये वाला जो पिस्टन है, अब ये पॉइंटर आगे जाएगा तो ये पिस्टन बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो अपने साथ जैसे क्या होगा, एयर को नीचे खींचेगा, अब यहाँ पे छोटा सा होल है, तो एयर अचानक तो बाहर नहीं निकलेगा, छोटा सा होल है और पिस्टन ने ज़्यादा एयर को प्रेस कर रहा है नीचे की तरफ, तो धीरे धीरे निकलेगा, तो उसके मूवमेंट को स्लो डाउन करेगा, तो पॉइंटर धीरे धीरे अपनी रीडिंग तक जाएगा और वहाँ तक रुक जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह के जैसे एयर चैम्बर बनाया, नीचे छोटा सा, यहाँ पे छोटा सा होल कर दिया। तो जब ये डैम्पर है, मैं आपको क्लियरली थोड़ा इरेज करके दिखा दे रहा हूँ, ये जो पिस्टन है, जो पिस्टन वी दिखाया हुआ है, ये पिस्टन जब नीचे की तरफ आएगा तो एयर को खींचता हुआ आएगा। यहाँ हमने एकदम छोटा सा होल रखा है, इसके वजह से क्या होगा स्टूडेंट कि एयर ज़्यादा क्विकली निकल नहीं पाएगा, क्योंकि होल छोटा है, पिस्टन नीचे आ रहा है तेजी की तरफ से, तो एयर ज़्यादा क्विकली निकल नहीं पाएगा। तो उस सिचुएशन में होगा क्या, उस सिचुएशन में स्टूडेंट ये पॉइंटर स्लोली अपनी रीडिंग की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरह के जो फ्रिक्शन है, इसको हम कहते हैं एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन का एक और तरीका है स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वेन टाइप एयर फ्रिक्शन। तो वेन टाइप में होता क्या, इस तरीके से 2 चैम्बर होते हैं, ये चैम्बर आपको अभी ऐसे 2D में दिख रहा है, लेकिन इस चैम्बर को अगर ध्यान से देखा जाए स्टूडेंट, तो ये चैम्बर बिल्कुल 3D में है, और ये जो है ये प्लेट्स है, ये जो दिख रहा है आपको, ये अभी लाइन जो दिख रही है प्लेट्स है। तो जब प्लेट्स, अब इसके अंदर एयर भरा हुआ है, और जब प्लेट्स ऐसे मूव करेंगे तो एयर के अंदर उनको मूव करना होगा, तो एयर की वजह से इन प्लेट्स को एक रेजिस्टेंस महसूस होगा। जैसे स्टूडेंट फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, उस तरफ आप पंखी घुमाओ, तो पंखे को क्या होगा, कूलर से या फैन से रेजिस्टेंस महसूस होगा। अगर टेबल फैन है तो रेजिस्टेंस महसूस, सेम टू सेम। अगर ये पॉइंटर के साथ जुड़े हुए हैं, अब पॉइंटर जैसे ही घूमेगा, वेन इधर घूमेंगे तो इधर के एयर को कंप्रेस करेंगे, या इसके अंदर चैम्बर के अंदर एयर भरा हुआ है तो एयर इसके मूवमेंट को रजिस्ट करेगा, क्योंकि कंप्रेशन एयर के वजह से एयर में मूवमेंट होगा, फ्लूइड के अंदर मूवमेंट, तो इसके कंप्रेशन को ये अपोज करेगा। तो प्लेट्स है, एज्यूम कर सकते हैं स्टूडेंट, ये प्लेट्स है और ये दोनों 3D में हैं, और ये प्लेट्स जो है इसके अंदर घूम रहे हैं, वेन्स हैं बनाए गए हैं, इसके अंदर घूम रहे हैं। ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि डैम्पिंग होगी, इस तरीके की डैम्पिंग होगी। ठीक है ना। मतलब इस तरीके से 2 प्लेट्स है, इनके अंदर एक इस तरह का प्लेट घूम रहा है, अगर सब तरह से क्लोज है तो इसका मूवमेंट एयर के कारण, कहीं एयर प्रेस होगी, कहीं एयर का सक्शन होगा, तेज़ी से नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो है एयर फ्रिक्शन के 2 तरीके हैं एयर डैम्पिंग के जो हम यूज करते हैं। ठीक है, एयर के। अब इसी में क्या होता है स्टूडेंट कि ऑयल डैम्पिंग की बात करूँ तो इसी में अगर आप ऑयल भर देंगे, जो यहाँ पे वेन टाइप है, इसके जगह एयर के जगह ऑयल भर देंगे, तो प्लेट्स को और रेजिस्टेंस महसूस होगा, मूवमेंट में और रेजिस्टेंस महसूस होगा। ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में डैम्पिंग आपकी ज़्यादा स्मूथ होती है, लेकिन हम ऑयल को यूज करने से बचते हैं स्टूडेंट, क्योंकि लीकेज वगैरह का चांस रहता है, तो उसको यूज करने से हम थोड़ा सा बचते हैं। ठीक है ना। तो ये एयर फ्रिक्शन हो गया स्टूडेंट, और इसी के अंदर मैंने ऑयल फ्रिक्शन के बारे में भी आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट। चलिए, ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर भी बता दिया, सिमिलर टू एक्शन ऑफ एयर है, इसके अंदर एयर बनेगा, लेकिन ड्यू टू द ग्रेटर विस्कोसिटी ऑफ ऑयल स्टूडेंट, ऑयल फ्रिक्शन थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन हम इसको बचते हैं बिकॉज ऑब्जेक्शनेबल क्रीपिंग ऑफ ऑयल हमारे इंस्ट्रूमेंट में हो सकती है, इसलिए हम इससे बचते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। अब मैं बात करने वाला जो आपसे सबसे ज़्यादा मेन और सबसे ज़्यादा पॉपुलर डैम्पिंग जो यूज़ होता है उसको हम कहते हैं एडी करंट डैम्पिंग। सबसे पहले हम ये जान लें स्टूडेंट कि एडी करंट क्या होता है। एडी करंट आपने पढ़ा भी होगा। तो एडी करंट क्या होता है कि जैसे ही आप किसी मेटल प्लेट को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराएंगे, एक मेटल प्लेट को जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराएंगे, इसमें एक डैम्पिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। जैसे अगर आप किसी चीज़ को, किसी मेटल प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा के छोड़ दें तो धीरे धीरे क्या होगा, वो ऑसिलेट होकर रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि भाई हमेशा करंट इंड्यूस होता है एक कॉइल के अंदर या एक मेटल सरफेस के अंदर सच दैट इट मे अफेक्ट इट्स कॉज, है ना। जो भी इसका कारण है लेंज लॉ कहता है उसको अपोज कर सके। तो अगर हम इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल वो घूम रहा है, इस तरीके से अगर प्लेट घूम रहा है तो प्लेट को रोकेगा, एडी करंट प्लेट को रोकेगा, है ना। अपना इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा एडी करंट। एडी करंट वैसे होता क्या है? सर्कुलर करंट क्रिएटेड ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कंडक्टर। अगर कंडक्टिंग प्लेट है तो उसके ऊपर जो सर्कुलर करंट बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एडी करंट कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इस डायग्राम में जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर नीचे से मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है। अब इसके अंदर ये डिस्क मूव करे, अगर ये डिस्क मूव करे तो क्या होगा? इस डिस्क रोटेट करेगी, जैसे पॉइंटर मूव करेगा डिस्क रोटेट करेगी। यानी ये डिस्क जो है एक तरीके का सॉलिड कंडक्टर है या मेटल प्लेट है। तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगी, इसके ऊपर, डिस्क के ऊपर एडी करंट डेवलप हो जाएगा। और वो एडी करंट इस तरीके से डेवलप होगा सच दैट इट में अपोज इट्स कॉज। अगर अपने कॉज को अपोज कर सके, अगर अपने कॉज को अपोज करेगा तो ये डैम्पिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है ना। और ये तभी तक क्रिएट करेगा जब तक वो डिस्क इसके अंदर मूव करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगी। तो ये वाली बात भी हो गई कि भाई जब तक मूव करे तभी तक लगे। तो जब तक पॉइंटर मूव करता रहेगा तब तक एडी करंट लगता रहेगा, एडी करंट जनरेट होता रहेगा। और ये भी ऑटोमेटिक है। एडी करंट इस तरीके से जनरेट होगा, अपने आप इस तरीके से जनरेट होगा सच दैट इट में अपोज इट्स कॉज। तो इसका जो कॉज है, इसका कॉज है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, या इसका कॉज जो भी मूवमेंट का है, पॉइंटर का मूवमेंट है, उसको ये अपोज करेगा। और ये तभी तक अपोज करेगा जब तक डिस्क रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो एडी करंट है ये सबसे इफिशियंट है और इसका हम यूज अभी करते हैं। मोस्ट इफिशियंट, इट इज़ द मोस्ट इफिशियंट स्टूडेंट। और आप इसको समझ सकते हैं, ये लेंज लॉ के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। ये लेंज लॉ के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये बेसिक तरीके के डैम्पिंग हमने देखे कि डैम्पिंग टॉर्क कौन कौन से हो सकते हैं। अब स्टूडेंट क्या होगा, जब आगे हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुरू करेंगे तो उसके अंदर मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस कारण से प्रोड्यूस होता है बताते जाऊँगा। लेकिन कंट्रोलिंग टॉर्क अब आपको डिटेल में नहीं बताया जाएगा। जैसे कंट्रोलिंग टॉर्क के 2 टाइप हैं, ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। तो आगे जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया जाएगा तो उसमें बोल दिया जाएगा भाई इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क, स्प्रिंग कंट्रोल है। तो आपको समझना होगा कि स्प्रिंग कंट्रोल में क्या क्या होता है, इसीलिए उसको पहले पढ़ा दिया गया। डैम्पिंग टॉर्क में भी अब आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। डैम्पिंग टॉर्क के अंदर बता दिया जाएगा भाई इसके अंदर जो है एडी करंट डैम्पिंग। आपको खुद समझना होगा कि एडी करंट डैम्पिंग का मतलब क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।